हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम इतिहास और भूगोल के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 में जो पूछे जाने वाले हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह है तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा जो वसूला जाने वाला कर था उसे टाइड कहा जाता था। तो कई बार 1 नंबर में यहाँ से पूछता है कि टाइड से आप क्या समझते हैं। तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला जो कर था उसे टाइड कहा जाता था और एक कुल उपज का 10% होता था। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा जो वसूला जाने वाला टैक्स था उसे टाइल कहा जाता था। जो चर्च वसूलता था उसे टाइड कहा जाता है और जो सरकार द्वारा वसूला जाता था वो टाइल कहा जाता है। यानी दोनों कर तो तृतीय स्टेट से ही वसूले जाते थे, लेकिन एक चर्च द्वारा वसूला जाता था, दूसरा सरकार के द्वारा। जो चर्च द्वारा वसूला जाता था वो 10% होता था कुल उपज का। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज को दिए जाने वाला कर टैक्स से उनको छूट मिली हुई थी। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वहन किए जाते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा कि फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां कब आसीन हुआ। तो फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां जो 1774 ईस्वी में बैठा और वो किस वंश के था, तो वह था बुर्बो वंश का। उसका विवाह किसके साथ हुआ, तो उसका विवाह था राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जरूर कवर करना है। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तो स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई, तो 5 मई 1789 को जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। 20 जून 1789 को वो लोग वारसाई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, तो 1791 में। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया, तो 1792 में जो है फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया है। और उसकी जो नव निर्वाचित असेंबली थी उसे क्या नाम दिया गया, तो फ्रांस की नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया। क्या नाम दिया, कन्वेंशन नाम दिया गया। इसी प्रकार से बात करते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के लिए फांसी यानी उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंक काल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंक काल किसे कहते हैं, तो 1793 से 1794 के दौरान मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो क्रूरतापूर्वक राज था, यानी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का क्रूरतापूर्वक राज्य जो है वो आतंक काल के नाम से जाना जाता है। और ये कब से कब तक चला, ये चला 1793 से 94 तक। जून 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो 1848 में। महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया, तो 1946 में। फ्रांसीसी क्रांति से पहचाने जाने वाली छवियाँ, तो यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से 1 नंबर के जरूर क्वेश्चन पूछेगा। टूटी हुई जंजीर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो जंजीरों का उपयोग गुलामों को जकड़ने के लिए किया जाता था। एक टूटी हुई श्रृंखला गुलामी से आज़ादी का प्रतिनिधित्व करती है। छड़ों या फांसों का बंडल एक बार को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सकता है, फिर इसके पूरे पैक को नहीं। ये दर्शाता है कि ताकत एक और एकजुटता में निहित है। तो छड़ों और जो फांसों का बंडल जो है एकजुटता का प्रतीक दर्शाता है। त्रिभुज के भीतर की आँख क्या दर्शाती है, तो दिव्य आँख सूचना का प्रतिनिधित्व करती है और सूरज की किरणें गुमनामी के बिलों से दूर भाग आएंगी। ये दर्शाता है कि सूचना अज्ञानता को समाप्त करती है, त्रिभुज की भीतर की आँख। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं राजदंड। तो राजदंड की अगर हम बात करें तो ये शाही शक्ति की एक छवि थी और इसने निरंकुशता की तीव्रता को चित्रित किया है। सांप अपने पूंछ काटकर अंगूठी बनाता, इस प्रकार के वलय का ना तो कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत। ये चिरस्थायी समय की एक छवि है।
लाल फ्रीजियन टोपी इसे गुलाम आज़ाद होने के बाद पहनता है और यह दास्ता या अधीनता से स्वतंत्रता का प्रतीक है। नीला सफ़ेद लाल रंग, तो नीला सफ़ेद लाल ये फ्रांस की लोक छाया थी। इन रंगों का प्रयोग देशभक्ति को प्रदर्शित करती हैं। द विंग वुमन यह कानून का प्रतिनिधित्व है, यह कानून की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से चिन्ह है। फ्रांस में जैकोबिन क्लब के उदय का वर्णन करें। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया के लिए क्या विरासत छोड़ी और नेपोलियन के उदय की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको कवर करना है। इसी प्रकार से 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस कैसा था, तो यहाँ पर सभी ये 5 में पूछा जा चुका है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस का वर्णन कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बखूबी यहाँ पर निरूपित किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कुलक। तो कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 1 नंबर यहाँ पूछा जा चुका है। कुलक कौन होते हैं, तो कुलक सोवियत रूस के क्या है, कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे और कृषि के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इसका अंत कर दिया। ड्यूमा क्या है, तो रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद ड्यूमा कहा जाता है। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों द्वारा रूस में मुख्यतः निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला, नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फलस्वरूप इनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया। दूसरा है, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को अनुमति दे दी गई कि वे सरदारों तथा जागीरदारों की भूमि पर कब्जा कर लें। बड़े मकानों का परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बंटवारा कर दिया गया। तो इस तरह से सारी क्या है, बोल्शेविकों द्वारा किए गए जो परिवर्तन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समाजवाद की विशेषता भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। समाजवाद की विशेषता बताइए, तो समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है और इसमें अमीर गरीब कम से कम अंतर होते हैं और इसी कारण समाजवाद निजी संपत्ति का विरोधी है। इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। उत्पादन और वितरण के साधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज कल्याण होता है। क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद की दिशा में कौन कौन से नए तर्क पेश किए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद के ऊपर क्या राय दी है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। वह है फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति और खूनी रिवायत। तो फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फरवरी क्रांति और इसी प्रकार से अक्टूबर क्रांति और इसी में है खूनी रिवायत। तो ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। बोल्शेविक कौन थे, उनके नेता का क्या नाम था। रूस में बोल्शेविकों के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोल्शेविकों से क्वेश्चन पूछा गया है। बोल्शेविक नेता कौन था, 1 नंबर में यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। तो लेनिन बोल्शेविक का नेता था, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविकों के उद्देश्य भी पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट बोल्शेविक को उद्देश्य से पूछ सकता, तो ये आपको स्क्रीनशॉट इस सभी का क्वेश्चन का ले लेना है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के झंडा सर्वप्रथम कहाँ बुलंद किया गया। तो रूसी क्रांति झंडा जो सबसे पहले वो बुलंद किया गया है पेट्रोग्राद में। कहाँ पर किया गया था, पेट्रोग्राद में। रूस में जार को सिंहासन त्यागने के लिए किसने बाध्य किया। तो रूस को सिंहासन त्यागने के लिए बाध्य किया ड्यूमा ने। नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे। तो नाज़ी सोच, यहाँ से जर्मनी से क्वेश्चन, नाज़ी नेपोलियन से क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो यहाँ पर हिटलर और नेपोलियन से भी आपको चेक करना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाज़ी सोच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जर्मनी के रूहर प्रदेश पर किस देश ने अधिकार कर लिया? तो जर्मनी के रूहर प्रदेश पर किसने अधिकार कर लिया? फ्रांस ने अधिकार किया था। नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? तो जर्मनी का सम्राट उस समय था कैसर विलियम। कब? नवंबर 1918 से पहले। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी 1933 को। विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो विशेष अधिकार अधिनियम पारित हुआ 30 मार्च 1933 को। जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना कब हुई और इसका पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक की स्थापना 1919 में हुई। उसका पहला प्रधानमंत्री फिलिप सीडमैन था। नाज़ी पार्टी के 2 सिद्धांत लिखे। तो उनका पहला सिद्धांत था कि नाज़ी पार्टी युद्ध में विश्वास करती थी और वह हिंसापूर्वक संघर्ष और शक्ति में भी विश्वास करती थी। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना और उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए? तो यहाँ पर देख सकते हो 1933 में वो जर्मनी का जो है चांसलर बनता है और उसकी पुस्तक है मेरा संघर्ष, यानी मॉन कैफ। तो इसका संघर्ष है। नाज़ी पार्टी का पूरा नाम क्या था? तो इस पार्टी का पूरा नाम रखा गया राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाज़ी शासन के अधीन जर्मनी में हुए महाविध्वंस होलोकास्ट से क्या अभिप्राय है? संसार को उसकी जानकारी कैसे मिली? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसे पूछा गया है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन जिसको मैं बता रहा हूँ आप सभी को उसको आपको जरूर कवर करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पेपर का समय नज़दीक है, अब कोई भी कोताही आपको नहीं बरतनी है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो बस ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं गारंटी से आप सभी से कह रहा हूँ कि आप जो है 80 में से 75 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद हमारी एक और वीडियो आएगी, वो आएगी पॉलिटिकल साइंस और इको की। अभी इस वीडियो में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो है पार्ट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की। तो वो 2 वीडियो आप देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट MCQ भी कवर किया है, उसका अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, उससे भी आप जाकर देख सकते हैं। 1864 में भारतीय वंशवग की स्थापना किसने की? तो भारतीय वंशवग की स्थापना की गई थी डैट्रिक ब्रांडेस ने। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो वन विभाग के नियंत्रण में वृक्ष काटने की वह प्रणाली जिसमें पुराने वृक्ष काटे जाते हैं और नए वृक्ष लगाए जाते हैं। बागान का क्या अर्थ है? तो सीधी पंक्तियों में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगाना। भाबर क्या है? गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों के निचले हिस्से में पाया जाने वाला शुष्क और सूखे से प्रभावित क्षेत्र। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में जो है फैले घास के मैदान। मसाई समुदाय के चरवाहे उससे क्यों छीने गए, क्या कारण बताइए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको कवर करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जम्मू और कश्मीर के भेड़ बकरी पालने वाले एक चरवासी कबीले का नाम बताओ। चरवासी कबीला गुज्जर बकरा। तो कबीले से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हो चाहे धांगर हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल सर्दियों में की ऋतु में कहाँ रहते हैं? तो वो शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले भागों में चले जाते हैं। हिमाचल की इन्हीं 3 चरवाहा जातियों के नाम बताइए। तो वह हैं भोटिया, औरपा जिसे शेरपा भी कहा जाता है, और किन्नौरी। 1947 से पूर्व सिंध जाने वाले राइका अब अपने ऊँटों तथा भेड़ों को चराई के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? तो हरियाणा में। संसार के किस महाद्वीप में विश्व के आधे से अधिक पशुचारण के जो है कबीले रहते हैं? वह है अफ्रीका में। अफ्रीका के पशुचारिक कबीलों के नाम लिखित वह है बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली आदि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जरूर आप कवर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो वह है उड़ीसा। तो उड़ीसा कर्क रेखा जो है उससे नहीं गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। वो कौन कौन से राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर वो है 97 डिग्री 25 पूर्व जो है, ये सबसे पूर्वी देशांतर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो वो छूती हैं नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो है लक्षद्वीप। तो इसका जो है आंसर लक्षद्वीप।
मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताओ वो कौन सा देश है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वह है ताजिकिस्तान। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर से 3 नंबर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, तो उसको जरूर आप कवर कीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है स्वेद नहर कब खुली थी? स्वेद नहर खुली थी 1869 में। भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से? तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की प्रमाणिक समय रेखा कौन सी? तो भारत की और किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत की जो प्रमाणिक समय रेखा है वह 82 डिग्री 30 पूर्व की देशांतर रेखा है और ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इंदिरा गांधी पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? ये कब और किस कारण जो है सागर में समा गया? तो ये 2004 में सुनामी में की वजह से सागर में समा गया था और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की तट रेखा भी शामिल है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वह है महेंद्रगिरी। भाबर क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर यहाँ से कई बार सवाल पूछा है कि भाबर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर से 2 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको जो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से उत्तरी मैदान और जो है क्वेश्चन पूछा है उत्तरी मैदान, तो यह मैदान समतल है, उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 275 मीटर के लगभग है। यह मैदान नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी से बना और यहाँ की मिट्टी गहरी और उपजाऊ है। यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, यह वर्षा यहाँ की खेती की उन्नति का कारण है। यहाँ गेहूँ, कपास, गन्ना, चावल, पटसन आदि की कृषि की जाती है। यहाँ की नदियाँ बर्फीले पर्वतों से निकलने के कारण बारहमासी हैं। यहाँ रेलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है और इस मैदान में बहुत ही कम खनिज पदार्थ मिलते हैं और इस मैदान में जनसंख्या बहुत घनी है, तो यह है उत्तरी मैदान। इसी प्रकार दक्षिणी पठार, तो दक्षिणी पठार से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्तरी और दक्षिणी से जो है आपसे जो है मिलान करने के लिए भी और अंतर भी पूछ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इस मैदान की नदियों के मुहाने पर ज्वार नदमुख है और इस मैदान की चौड़ाई कम है और इस मैदान में अधिकतर वर्षा गर्मियों में होती है। इसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान। और जो अगला क्वेश्चन है वह है माउंट एवरेस्ट। इसमें से एक जरूर क्वेश्चन आएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल, धौलगिरी नेपाल, नागा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदे देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरोवा भारत, गुरुला मंदाता नेपाल। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा मिलान करने के लिए। लैगून किसे कहते हैं? जलप्रपात क्या है? नदी विसर्ग क्या है? गोखुर झील किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट में आए चाहे इवनिंग शिफ्ट में आए, आएगा जरूर क्वेश्चन ये। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय नदियाँ क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में और 4 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो इससे जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हिमालय नदियाँ क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं हर एक जो है चीज़ हमने यहाँ पर संदर्भित की हुई है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार नदियाँ, नदी द्रोणी क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नदी द्रोणी क्या होती है? जिस प्रदेश का अपवाह केवल एक ही नदी तंत्र द्वारा होता है उसे नदी द्रोणी अथवा अपवाह द्रोणी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की 2 विशेषता बताइए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सदा रहित रहते हैं, हरित रहते हैं और ये किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षावन क्षेत्रों में भली भांति पनपते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं। भारत के कांटेदार वनों और झाड़ियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। 2 नंबर में और 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए।
इसी बीच जो है अगला क्वेश्चन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो जरूर कीजिए इसको। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं, प्रवसन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछेगा। मृत्यु दर, लिंग अनुपात, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में अंतर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विशेष संदर्भ में भारत में जनसंख्या वितरण की विवेचना कीजिए। 4 नंबर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, तो ये काफ़ी जो हमने जितने भी क्वेश्चन को शामिल किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना है। और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है क्लास 9 सामाजिक विज्ञान एसएसटी में, सोशल साइंस में, तो इस वीडियो को देख लीजिए। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।